हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में देखने वाले हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास 2017 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन। समय 2 घंटे का मिलता है। पूर्णांक 50 अंकों का होता है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेते हैं। प्रश्न 1 है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना हुई थी। विकल्प ए है सन 1950, विकल्प बी है सन 1988, विकल्प सी है सन 1948, विकल्प डी है सन 2000। राइट आंसर भी है सन 1988। आगे है प्रश्न संख्या 2, उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा परियोजना लागू की गई। विकल्प ए है 5 अक्टूबर 1993 से, विकल्प बी है 20 जनवरी 1995 से, विकल्प सी है 31 नवंबर 2000 से, विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है 5 अक्टूबर 1993 से। आगे है प्रश्न संख्या 3, जब कोई बालक किसी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो यह कहलाता है। तो क्या कहलाता है? यह ह्रास कहलाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, ह्रास। आगे है प्रश्न संख्या 4, 1960 से 61 में जनजातियों की शिक्षा संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु गठित कमेटी के अध्यक्ष थे। विकल्प ए है राममूर्ति, विकल्प बी है राधाकृष्णन, विकल्प सी है डी एस कोठारी और विकल्प डी है श्री यू एन ढेबर। ठीक है, या टेवर या ढेवर। ठीक है, आगे देखते हैं। तो राइट आंसर यही हो जाएगा श्री यू एन ढेबर। ठीक है, और आगे है प्रश्न संख्या 5, निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया था? विकल्प ए है हंटर ने, विकल्प बी है मैकाले ने, विकल्प सी है वुड ने और विकल्प डी है फ्रांसिस ने। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, मैकाले ने। मैकाले ने निस्यंदन सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो इसमें जो है उच्च वर्गों को शिक्षा दी जाती थी। उच्च वर्ग अपने से निम्न वर्गों को शिक्षा देते थे। इन्हीं को जो है छनाई का सिद्धांत भी कहते थे। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 है, मैकाले ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। विकल्प ए है सन 1935 में, विकल्प बी है सन 1833 में, विकल्प सी है सन 1831 में और विकल्प डी है सन 1854 में। तो राइट आंसर ए हो जाएगा 1935 में। आगे है प्रश्न संख्या 7, वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था। विकल्प ए है उपनयन संस्कार, विकल्प बी है उपसंपदा संस्कार, विकल्प डी है प्रवज्या संस्कार और विकल्प डी है बिस्मिल्लाह संस्कार। राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों उपनयन संस्कार। वैदिक काल में उपनयन संस्कार होता था। ठीक है, और ऋग्वैदिक काल में दोस्तों उपसंपदा संस्कार होता था। ठीक है, और आगे है प्रश्न संख्या 8 है, प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होती है। विकल्प ए है शैशवावस्था से, विकल्प बी है बाल्यावस्था से, विकल्प सी है किशोरावस्था से और विकल्प डी है युवावस्था से। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, बाल्यावस्था से। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा बाल्यावस्था से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के आयु के लिए। और आगे है प्रश्न संख्या 9, शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन दोस्तों अरस्तू ने कहा है। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 10, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। तो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य दोस्तों सर्वांगीण विकास है। ठीक है, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य सर्वांगीण विकास करना है। आगे है प्रश्न संख्या 11, बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है। यह कथन है। विकल्प ए है रूसो का, विकल्प बी है एडम्स का, विकल्प सी है प्लेटो का और विकल्प डी है अरस्तू का। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, प्लेटो का। ठीक है, जो बालक हैं वह उनकी मस्तिष्क जो है कोरी स्लेट की तरह होता है। यह कथन दोस्तों किसने कहा था? प्लेटो ने कहा था। आगे है प्रश्न संख्या 12, मदरसों में शिक्षा का माध्यम था। विकल्प ए है अरबी, विकल्प बी है उर्दू, विकल्प सी है फारसी और विकल्प डी है संस्कृत। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अरबी। ठीक है, और आगे है प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन सी योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 से किया गया था? विकल्प ए है सर्व शिक्षा अभियान, विकल्प बी है पोषाहार वितरण योजना, विकल्प सी है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन और विकल्प डी है
DPEP, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, पोषाहार वितरण योजना। आगे है प्रश्न संख्या 14। भारतीय शिक्षा महाधिकार पत्र कहा जाता है। विकल्प ए है वुड के घोषणा पत्र को, विकल्प बी है सार्जेंट योजना को, और विकल्प सी है कर्जन योजना, विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, वुड के घोषणा पत्र को, ठीक है। प्रश्न संख्या 15 है कोठारी आयोग ने बालिका शिक्षा संबंधित सुझाव दिया था। विकल्प ए है लोकमत निर्माण का, विकल्प बी है अंशकालिक रोजगार की व्यवस्था, विकल्प सी है मुफ्त पाठ्य सामग्री व्यवस्था, विकल्प डी है उपयुक्त में से सभी। तो राइट आंसर सी हो जाएगा मुफ्त पाठ्यक्रम सामग्री की व्यवस्था। और आगे है अतिलघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न संख्या 16। न्यूनतम अधिगम स्तर से आप क्या समझते हैं? उत्तर है न्यूनतम अधिगम स्तर एक शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण है जो कि सभी छात्र यदि उन्हें उचित अवसर और सहायता प्रदान की जाए तो वे एक निश्चित न्यूनतम स्तर तक सभी विषयों में सफल हो सकते हैं, ठीक है। और प्रश्न संख्या 17 है महिला समाख्या कार्यक्रम क्या है? तो उत्तर हो जाएगा NEP 1986 के उद्देश्य के अनुरूप लक्ष्य हासिल करने के लिए एक ठोस कार्यक्रम के रूप में महिला समाख्या योजना की शुरुआत की गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों की महिलाओं की शिक्षा तथा उनके सशक्तिकरण के लिए इस योजना को 1889 में शुरू किया गया था, ठीक है। प्रश्न संख्या 18 ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को लागू किए जाने का क्या उद्देश्य है? तो जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है उनको लागू करने का उद्देश्य क्या क्या है एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो मोटा मोटा जान लेते हैं कि जो क्या है दोस्तों, जो बोर्ड हो गए, चाक हो गए, डस्टर हो गए, टीचर हो गए, मतलब ऐसी सामग्री उपलब्ध हो जाए ताकि जो है विद्यालय सुचारू रूप से चल सके, उन्हीं के लिए जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा संसाधनों को उपलब्ध कराना है, ठीक है। प्रश्न संख्या 19 है शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन से आप क्या सुझाव है? तो उत्तर हो जाएगा शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन के निम्नलिखित सुझाव हैं। पहला है क्या क्या? तो पहला है प्राथमिक स्तर पर बालकों को उनकी आयु के आधार पर ही प्रवेश दिया जाए। और आगे है दूसरा उपस्थिति संबंधित नियमों का कठोर से पालन हो। तीसरा है प्रौढ़ शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाए। और आगे है प्रश्न संख्या 20 हंता मेहता समिति 1962 के प्रमुख सुझाव क्या हैं? तो उत्तर हो जाएगा हंसा मेहता समिति 1962 के सुझाव निम्नलिखित हैं। पहला है लिंग के आधार पर विद्यालयी पाठ्यक्रमों में अंतर करने की आवश्यकता नहीं है। लड़कों और लड़कियों में मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक कार्य के अंतर के आधार पर पाठ्यक्रम में विभेद करना चाहिए, किंतु पाठ्यक्रम को अंतर समाज के निर्माण कार्य में बाधा न बने इसका भी ध्यान रखना चाहिए। और आगे है प्रश्न संख्या 21 जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP के 2 अधिकार बताइए। उत्तर है जिला प्राथमिक शिक्षा के कार्यक्रम के 2 अधिकार निम्नलिखित हैं। पहला है प्राथमिक विद्यालय में बालकों में ठहराव बढ़ाना और दूसरा है प्राथमिक विद्यालय स्तर पर क्रियात्मक अनुसंधान एवं मूल्यांकन करना। आगे है प्रश्न संख्या 22 आरंभ में बेसिक शिक्षा परियोजना BEP के अंतर्गत किन जनपदों का चयन किया गया था? उत्तर है बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित जिलों का चयन किया गया था जैसे वाराणसी, इलाहाबाद, बांदा, सीतापुर, अलीगढ़, सहारनपुर, गोरखपुर, ठीक है। प्रश्न संख्या 23 है अभिनव बालिका शिक्षा परियोजना के 2 उद्देश्य बताइए, ठीक है। और उत्तर हो जाएगा दोस्तों, उत्तर में लिखिएगा अभिनव बालिका शिक्षा परियोजना के 2 उद्देश्य हैं निम्नलिखित हैं। तो पहला है विद्यालय में बालिकाओं के
नामांकन एवं ठहराव में वृद्धि सुनिश्चित करना, और दूसरा है बालिकाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करना। और आगे है प्रश्न संख्या 24, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के किन्हीं दो कार्य को बताइए। तो उत्तर हो जाएगा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के दो महत्वपूर्ण कार्य। पहला है पाठ्यक्रम विकास। परिषद राज्य के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें और शिक्षक सामग्री विकसित करती हैं। यह सुनिश्चित करता है कि सभी छात्रों को एक समान और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मिले। और आगे है दूसरा दोस्तों, शिक्षक प्रशिक्षण। परिषद राज्य में शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती है। यह शिक्षकों को नवीनतम शिक्षण विधियों और तकनीकों से अवगत कराती है ताकि वे छात्रों को प्रभावी ढंग से पढ़ा सकें। ठीक है, तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जो शिक्षक प्रशिक्षण है, तो शिक्षक के लिए अपने अपने ज़िले में उनको प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वो उनको प्रशिक्षण मिला रहेगा तो वो भी बच्चों को पढ़ा सकेंगे। तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे दोस्तों, मैं व्याख्या नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम एकदम नज़दीक आ चुके हैं, तो टाइम ज़्यादा लॉस हो गया, इसलिए मैं इसको जल्दी से बता रहा हूँ ताकि आप आसानी से समझ लें। आप तो पढ़े ही हैं, एक बार तो रिवीजन हो जाएगा बस। प्रश्न संख्या 25 है, राष्ट्रीय शिक्षक परिषद NCTE की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर हो जाएगा NCTE अधिनियम 1 जुलाई 1935 से लागू हुआ और NCTE 17 अगस्त 1995 को नई दिल्ली में अपने प्रधान कार्यालय के साथ अस्तित्व में आई। NCTE के वर्तमान अध्यक्ष मोहम्मद अख्यात सिद्दीकी जी थे। ठीक है, है भी। तो आगे है प्रश्न संख्या 26, ब्रिज कोर्स से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर है विद्यार्थियों को अभ्यास के अधिकतम अवसर उपलब्ध कराना, कोविड के कारण उत्पन्न हुए अधिकतम अंतराल को कम करना, और आगे है अधिगम संकेतों के अनुसार अवधारणाओं की समझ हेतु कार्य करना, नियमित अंतराल पर आकलन करते हुए शैक्षिक प्रगति का मूल्यांकन करना ब्रिज कोर्स कहलाता है। ठीक है, ब्रिज कोर्स का उद्देश्य है। और आगे है प्रश्न संख्या 27, स्कूल रेडनेस कार्यक्रम की विशेषता बताइए। तो जो स्कूल रेडनेस है उनकी क्या क्या विशेषता हैं? तो पहली विशेषता देखेंगे दोस्तों, हेडिंग डाल करके लिखिएगा, स्कूल रेडनेस कार्यक्रम की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है यह कार्यक्रम उन बच्चों के लिए बनाया गया है जो कक्षा 1 में सीधे प्रवेश करते हैं, जिनके पास पूर्व प्राथमिक शिक्षा का कोई अनुभव नहीं होता है। ठीक है, जब बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए तो उनको सीधे 1 में भेज दिया जाता है, उससे पहले उनको कोई नॉलेज नहीं होती है। तो रेडनेस का कार्यक्रम उसी के लिए बनाया गया है। आगे है बच्चों को प्रारंभिक 6 सप्ताह में 2 माह की अवधि तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा का अनुभव प्रदान किया जाता है ताकि वे विद्यालय के लिए तैयार हो सके। आगे है जिले भर में 1499 परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में यह कार्यक्रम संचालित किया गया, जिनमें 2 लाख से अधिक छात्र पढ़ाई करते हैं। और आगे है प्रश्न संख्या 28, मैकाले के निस्यंदन सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? उत्तर है मैकाले के निस्यंदन सिद्धांत के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था केवल उच्च वर्गों के व्यक्तियों के लिए की जाए, जहां से वह स्वतः ही धीरे धीरे छन कर निम्न वर्ग तक पहुंच जाए। शिक्षा के क्षेत्र में निस्यंदन का अर्थ समाज के उच्च वर्ग को दी जाती थी। ठीक है, दी गई शिक्षा का धीरे धीरे निम्न वर्ग तक पहुंचने से है। ठीक है, तो हमने पहले ही बताया दोस्तों कि निस्यंदन इसमें उच्च वर्गों को शिक्षा दी जाती है और उच्च वर्ग अपने से निम्न वर्गों को शिक्षा देते थे। इनको ही छनाई का सिद्धांत भी कहते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 29, प्राथमिक शिक्षा के संबंध में वुड डिस्पैच की प्रमुख संतुतियां बताइए। तो उत्तर हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा के संबंध में वुड डिस्पैच की प्रमुख संतुतियां निम्नलिखित हैं। पहला है वुड डिस्पैच के
घोषणा पत्र में पहली बार यह अनुभव किया गया कि भारतीयों की शिक्षा का दायित्व सरकार पर है। दूसरा है जन शिक्षा के प्रसार पर बल दिया गया और शिक्षा में निस्यंदन सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया। और आगे है दोस्तों, नोट में दोस्तों, वुड डिस्पैच की शुरुआत चार्ल्स वुड ने 1854 में की थी। इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, और आगे है लघुत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं, 2-2 नंबर का आता है। प्रश्न संख्या 30 है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान किस शिक्षा आयोग की संस्तुति पर हुई? तो उत्तर हो जाएगा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की संस्तुति पर हुई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत निर्धारित रणनीति के तहत अक्टूबर 1987 में प्रत्येक जिला स्तर पर डाइट की स्थापना का कार्य प्रारंभ हुआ। और आगे है प्रश्न संख्या 31, लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति 1904 में प्राथमिक शिक्षा के संबंध में क्या निर्णय लिए गए? तो क्या क्या निर्णय लिए गए थे? तो उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति 1904 में प्राथमिक शिक्षा के सुधार के लिए निम्नलिखित निर्णय लिए गए। पहला है पाठ्यक्रम में पढ़ने लिखने के साथ कृषि की शिक्षा भी दी जाए। और दूसरा है अध्यापकों के प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था की जाए। और आगे है दोस्तों तीसरा, प्राथमिक विद्यालयों के लिए आर्थिक सहायता, शिक्षक प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम में सुधार किया जाए। और आगे है प्रश्न संख्या 32, भारत में अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में संवैधानिक निर्देश क्या है? तो उत्तर हो जाएगा पहला है अनुच्छेद 45 के अनुसार संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर सभी बच्चों को 14 वर्ष की आयु को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया। आगे है दूसरा प्रश्न, 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत अनुच्छेद 21 का क जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिए गए। ठीक है, और आगे है तीसरा, शिक्षा राज्य द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार दी जाएगी। ठीक है, राज्य और केंद्र दोनों जो है अब क्या है, शिक्षा दोनों के हाथ में है, राज्य की सरकार में, और ये दोनों जो है नीतियां भी बना सकती हैं। तो इसलिए जो है समवर्ती सूची में रख दिया गया है। और आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 33 है, प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं। पहला है विद्यालयों की अनुपलब्धता, दूसरा है शिक्षा के उद्देश्य की अस्पष्टता, तीसरा है दोषपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया, चौथा है प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी। और आगे हो जाएगा नई खोज और बदलाव की कमी, छठवां है शिक्षकों में बच्चों के लिए प्यार और जिम्मेदारी की कमी। कोई 2 लिखना है दोस्तों, ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, तो 2 हेडिंग डाल करके 4-5 लाइन लिख देंगे 40 से 45-50 वर्डों में, तो हो जाएगा। ठीक है, और प्रश्न संख्या 34 है, चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली का जनक क्यों कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक भारतीय शिक्षा का जनक क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों पहला है उन्होंने भारत में शिक्षा के प्रसार पर विशेष जोर दिए। जो शिक्षा है उनको ताकि बढ़ावा दिया जाए, तो प्रचार भी किया जाए इसका शिक्षा का। दूसरा है उनकी मान्यता थी कि इससे भारतीय के विचारों में परिवर्तन आएगा और वे ईसाई धर्म स्वीकार कर सकते हैं। ठीक है, और आगे है तीसरा, उन्होंने अपनी पुस्तक में भारतीय समाज की अज्ञानता का वर्णन किया और 5 सूत्रीय शिक्षा योजना प्रस्तुत की, जिसमें पहला है ईसाई धर्म का प्रचार, दूसरा है पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञान का प्रचार, तीसरा है अंग्रेजी भाषा और साहित्य की शिक्षा, अगला है चौथा विद्यालयों की स्थापना, पांचवा है अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करना शामिल था। और आगे है प्रश्न संख्या 35, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत दी जाने वाली सामग्री का वर्णन कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत दी जाने वाली सामग्री 2 प्रकार की थी। ठीक है, तो कौन कौन सी? पहले थी गैर मुद्रित ब्लॉक पहेलियाँ,
खेल खिलौने, टाइल्स, पट्टियाँ, फुटबॉल, प्राथमिक विज्ञान किट आदि। और आगे है मुद्रित सामग्री। मुद्रित में सामग्री में क्या क्या आएंगे? अध्यापकों के लिए अच्छा प्रशिक्षण और आसान और उपयोगी शिक्षण सामग्री। प्रश्न संख्या 36 है, प्राथमिक विद्यालय प्रबंध समिति के गठन एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा प्राथमिक विद्यालय प्रबंधन समिति में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और प्रधानाध्यापक सहित अन्य सदस्य होते हैं। और आगे है कार्य। कार्य में क्या है? तो कार्य में हो जाएगा दोस्तों, पहला है विद्यालय के आसपास के क्षेत्र में बच्चों के अधिकारों की जानकारी देना। दूसरा है शिक्षकों की नियमित उपस्थिति और समय का पालन सुनिश्चित करना। तीसरा है छात्रों और अभिभावकों के साथ नियमित बैठक करना। और चौथा है नामांकन और छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए प्रयास करना। और आगे है प्रश्न संख्या 37, भारत में आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के विकास में ईसाई मिशनरियों के योगदान का वर्णन कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा ईसाई मिशनरियों ने धर्म के प्रचार के लिए शिक्षा को एक माध्यम बनाया। उनका योगदान इस प्रकार थे, पहला है मद्रास, बम्बई और बंगाल में विद्यालयों की स्थापना। दूसरा है कलकत्ता में दान आश्रित विद्यालयों की शुरुआत। दोस्तों मैं व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? तो अगर आपको लग रहा है दोस्तों कि व्याख्या भी करते चलो तो आप कमेंट में बताइएगा। तो ये वीडियो जो थोड़ा सा शॉर्ट में दे रहे हैं ताकि आपका रिवीजन हो सके, तो ये जो है लॉन्ग जाएगा तो देखने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है? तो बाकी बताइएगा कमेंट में कैसे देना है, तो उसी हिसाब से वीडियो शूट करेंगे। तो आगे है चौथा दोस्तों आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग। और आगे है पांचवा स्कूलों में ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य। और आगे है छठवां छात्रों को निःशुल्क पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराना। प्रश्न संख्या 38 है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की प्रमुख बातें। तो लिखना है तो लिख दीजिएगा, क्या लिखना है? तो पहला डाल करके लिखिएगा दोस्तों, यह अधिनियम 4 अगस्त 2009 को पारित हुआ और 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। दूसरा है 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना राज्य की जिम्मेदारी बनी। और आगे है तीसरा अनुच्छेद 21 क के तहत इसे मौलिक अधिकार घोषित कर दिए गए। और चौथा है इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी बच्चों से शिक्षा प्राप्त करने के लिए शुल्क नहीं लिया जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है सेवारत अध्यापकों के विस्तृत अभिन्यास कार्यक्रम पी मोस्ट की प्रमुख बातें लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा पी मोस्ट कार्यक्रम NCERT नई दिल्ली द्वारा 1986 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की संस्तुतियों से शिक्षकों को अवगत कराना था। 1990 में इसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में शामिल कर दिए गए। इसकी मुख्य बातें थी, क्या था? तो पहला है कि न्यूनतम आवश्यक शिक्षण सामग्री का उल्लेख। दूसरा है विद्यालयों और कक्षाओं को आकर्षक बनाने पर बल। और तीसरा है बच्चों पर ध्यान देने वाली गतिविधियों से जुड़ी शिक्षा को बढ़ावा देना। और चौथा है अच्छी शिक्षा के लिए तय नियमों का पालन करना। प्रश्न संख्या 40 है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट के प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। उत्तर है डाइट डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का उद्देश्य शिक्षकों और छात्र से जुड़े व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान करना। इसके प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं, पहला है शिक्षकों को नौकरी के दौरान प्रशिक्षण देना। दूसरा है संदर्भ व्यक्तियों रिसोर्सेस को प्रशिक्षित करना। तीसरा है ब्लॉक संसाधन केंद्र BRC को शैक्षिक सहयोग प्रदान करना। और आगे है चौथा है पॉइंट न्याय पंचायत संसाधन केंद्रों NPRC को शैक्षिक सहयोग देना। और पांचवा है विद्यालय प्रधानाध्यापक के लिए प्रबंधन और नेतृत्व क्षमता का विकास कार्यक्रम संचालित करना। तो दोस्तों इस PDF को हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और आप अध्ययन कर लीजिएगा, ठीक है? बाकी आप हमें ये बताइएगा
कि जो मैं व्याख्या नहीं कर रहा हूँ यह सही है, या हमें व्याख्या भी करते हुए चलना है। क्योंकि व्याख्या करेंगे तो ये जो 20 मिनट का वीडियो बना है दोस्तों, ये लगभग 50 मिनट 60 मिनट का जाएगा। तो अभी जो है आपने अच्छे से तैयारी कर लिए है, तो अभी जो है हम व्याख्या नहीं कर रहे हैं, केवल आपको एक बार सुनना है, पूरा रिवाइज होता जाएगा, ठीक है। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप पीडीएफ पा जाएंगे, वहाँ पर डेली पीडीएफ डालते रहते हैं। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, लाइक करिएगा। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।